तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या अपना कार्य निष्पादन शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जो पहले के गाइडलाइन थे उनको मॉडिफिकेशन किया गया है और अगले 5 साल के लिए इसको जो है अप्रूवल दे दिया गया है इसके कंटिन्यूएशन के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में किया गया है। तो आज के सेशन में इसको विस्तार से जानेंगे, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, क्या फाइनेंशियल आउटले रखा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया है और किस उद्देश्य के लिए ये मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। तो फटाफट जो है आप लोग जुड़ जाइए। नमस्कार कर रहे हैं रोशन जी, सभी को नमस्कार। तो आप लोग को ज़रा कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ बढ़िया तरीके से आप तक पहुंच रही है, शानदार तरीके से। तो फिर हम लोग जो है आज के सेशंस का जो है शुरू करेंगे और फटाफट जुड़ जाइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जब हमारा देश प्रगतिशील देश है और विकसित श्रेणी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हैं वो आपके जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब ऐसे बदलाव होते हैं तो उनको जानने की एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वही बदलाव को आपको कार्य क्षेत्र में निष्पादन करना होता है। तो इसी श्रेणी में 13 मई 2022 को 13 मई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको MoMSME कहते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को अप्रूवल दिया कि ये अगले 5 साल 2021-22 से लेके 2025-26 तक कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इस एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को कंटिन्यूएशन 5 साल के लिए अप्रूवल दे दिया। और ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो मॉडिफिकेशन किया गया है, ये जो है इफेक्टिव होगा 1 जून 2022 को। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है, ये स्कीम जो है इसका जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, 1 जून 2022 से ये रिवाइज गाइडलाइन जो है जारी कर दिए गए हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है इसको देखता है और उन्होंने ही ये अप्रूवल कंटिन्यू किया है 5 साल के लिए। सो द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम has been approved for the continuation of next 5 year from financial year 2021 to 22 to financial year 2025 to 26 with some modification. So ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको याद रखना है। और जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 1 जून 2022 से जो मॉडिफिकेशन है जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये इफेक्ट हो गया। तो ये तारीख आपको याद रखने की जरूरत है। और दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर 2021-22 टू 2025-26 विद सम मॉडिफिकेशन। तो ये दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं इसके फंड आउटले के बारे में कि इसमें कितना फंड आउटले किया गया है 5 सालों के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए जो PMEGP कहते हैं, PMEGP को 5 साल के लिए कंटिन्यू रखने के लिए ये अनुमति दी गई है मंत्रालय से, MSME मंत्रालय से। और ये 15वें वित्त कमीशन साइकिल के लिए 5 साल जो 2021-22 से 2025-26, और इसके लिए जो आउटले रखा गया है वो रखा गया है ₹13,554.42 करोड़, 13,554.42 करोड़ जो है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सो कितने का आउटले रखा गया है, कितने का फंड एलोकेशन किया गया है, विथ एन आउटले ऑफ ₹13,554.42 करोड़ विथ सम मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग यूनिट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और
इसमें जो खास बात रखी गई है इस आउटले में कि कम से कम 4 लाख यूनिट जो है इसमें बेनिफिशियरी जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा इस योजना को 4 लाख लोगों तक, और प्रति 4 लाख यूनिट्स जो इसमें डेवलप किए जाएंगे इस आउटले में 5 साल में, और एक यूनिट में कम से कम 8 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से 30 लाख रोजगार के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, और ये 4 लाख इंटरप्राइजेज जो है इसमें बढ़ाए जाएंगे, और इसके लिए आउटले रखा गया है 13,554.42 करोड़। और साथ ही साथ पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 यूनिट को जो पीएमईजीपी 2 लोन में भी एक्सटेंड करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो अभी तक की महत्वपूर्ण बात क्या है, 1 जून 2022 से ये योजना जो है वो मॉडिफाई हो गया है। दूसरी बात कि इसके लिए जो आउटले रखा गया है वो आउटले है फाइनेंशियल आउटले 13,554.42 करोड़। अब इसमें जो अगर हिस्ट्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसका लक्ष्य रखा गया था कि भारत के जो रूरल और अर्बन एरिया में जो काम करते हैं उन लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिले, और वो उत्पादन और सेवा क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा सकें। उसके लिए वित्तीय सहायता जो बैंकों से दी जाती है उनमें साथ ही साथ जो बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी, उनको जो मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट से, ताकि ऐसे लोग ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इसी उद्देश्य के साथ ये योजना लॉन्च की गई थी अगस्त 2008 में with a new credit link subsidy program that is called Prime Minister Employment Generation Program। तो ये 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की, और ये इसका उद्देश्य था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या था इसका उद्देश्य? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, देश के विभिन्न जगहों में उत्पादन को बढ़ावा हो, सर्विस सेक्टर में ऐसे सेटअप करने के लिए नए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, इसके लिए ये योजना लॉन्च किया गया था। अब इस योजना से पहले 2 योजनाएं चल रही थी, एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY और एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। तो ये दोनों योजनाओं को मर्ज करके एक नई योजना लाई गई जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो द मर्जर ऑफ 2 स्कीम दैट वेर इन ऑपरेशन टिल 31 March 2008। द फर्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सेकेंड वन इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और ये दोनों योजनाओं को मर्ज करके फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट opportunity through establishment of micro enterprises in non-farm sector for rural as well as urban area। तो इसमें 2 योजनाएं चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया। ये योजना 31 मार्च 2008 को मर्ज हो गई, और उसके बाद जो नई योजना लाई गई उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उद्देश्य वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा किया जाए माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। तो आप माइक्रो का भी डेफिनेशन देखे होंगे। माइक्रो का डेफिनेशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक। तो यहाँ पर भी उसी माइक्रो इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए रूरल और अर्बन एरिया में नॉन फार्मिंग सेक्टर में उनको बढ़ावा देने के लिए जो मार्जिन मनी सब्सिडी और उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मदद करते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सटेंड करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपना योगदान दे सकें। अब इसके जो PMEGP था, ये PMEGP है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो PMEGP एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो सवाल आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
So the PMEGP will be administered by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. तो सवाल सीधा पूछा जा सकता है, which ministry is the administration of PMEGP? तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको देखता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन? तो आप मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। और जो ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल इसमें पूछता है, इसमें वो पूछता है कि इसका नोडल एजेंसी कौन है। तो इसका नोडल एजेंसी कौन है, ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, सिंगल नोडल एजेंसी। तो स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, ये इसका सिंगल नोडल एजेंसी है। और ज्यादातर सवाल जो है आपने देखा होगा पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी यही सवाल ज्यादातर पूछा जाता था PMEGP में कि PMEGP का नोडल एजेंसी कौन है, और आप लोग उसको सही करके आते थे क्योंकि PMEGP का नोडल एजेंसी वो है KVIC इसका नोडल एजेंसी है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसको जो PMEGP है, इसको जो सिंगल नोडल एजेंसी है इसका कौन है, KVIC। और इसमें ये स्टेट लेवल जो DIC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं, फिर आपके स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स होते हैं, ये सब बैठक करके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका एक कमेटी होती है और उसके आधार पर प्रपोजल की रेटिंग की जाती है। प्रपोजल की रेटिंग करके उसको जो है रिकमेंड किया जाता है बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। और फिर उसके बाद बैंक से जब अनुमति मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो उनको जो है मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पे दी जाती है उनको बेनिफिट, और उसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। अब ये जो इसका क्वांटम, इसको क्वांटम जो है, इसमें क्या क्या चीजें मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट इसमें, इस योजना में। सो द क्वांटम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी मार्जिन मनी सब्सिडी फॉर सेटिंग अप न्यू MSME यूनिट्स। तो दो तरह से इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। एक तो जो नए माइक्रो यूनिट्स सेटिंग करते हैं, सेटअप करते हैं, उनके लिए मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगा। दूसरा, अगर एग्जिस्टिंग यूनिट है जो ऑलरेडी PMEGP 1 और मुद्रा यूनिट्स है, सक्सेसफुल जो है वो रिपे किया हुआ है और सक्सेसफुल यूनिट्स है, उनके अपग्रेडेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए भी लोन दिया जाता है, तो उसमें भी मार्जिन मनी सब्सिडी दिया जाता है। तो इसके जो है ये क्वांटम एंड नेचर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट, इसके जो फंड हैं, फंड्स अंडर PMEGP schemes will be available under the two major heads, that is the margin money for setting up for new MSME units, and another will be margin money for upgradation of existing PMEGP and मुद्रा units. So margin money जो दिए जाते हैं ये बैक एंडेड सब्सिडी के तौर पे दिए जाते हैं, और इसके लिए जो एक और फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है उसको बोलते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो पहला तो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है क्या, कि वो आपको क्या मिला, मार्जिन मनी सब्सिडी मिला, गवर्नमेंट जो है मार्जिन मनी सब्सिडी दिया। दूसरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो मिलता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। और ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, 5% ऑफ टोटल एलोकेशन इन बजट एस्टिमेट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट PMEGP। तो PMEGP के लिए जो भी फाइनेंशियल ईयर में बजट एलोकेशन किया जाता है, उस बजट एलोकेशन का 5% जो है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज दिया जाता है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 5 साल के लिए जो फाइनेंशियल आउटले किए गए हैं 13,554.42 करोड़ का, उसके आधार पर हर साल जो बजट एस्टिमेट रखा जाएगा वो मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पे नए एंटरप्रेन्योर जो सेटिंग की जाती हैं उसके लिए, साथ ही साथ जो 5% है वो उनके बजट एस्टिमेट का एलोकेशन जो है 5% किसके लिए किया जाएगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। अब ये जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इसलिए रखे जाते हैं
जिसका इस्तेमाल किया जाएगा अवेयरनेस कैंप करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में कोई मॉनिटरिंग मीटिंग्स होगी, वर्कशॉप होंगे, एग्जीबिशंस होंगे, बैंकर्स मीटिंग होगा, उनकी पब्लिसिटी होगी। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके लिए जो उसके एक्सपेंसेस होंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होगा, एवोल्यूशन स्टडी होंगे, और उनके एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन प्रोग्राम होगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे उनके लिए, एंगेजमेंट ऑफ फील्ड एक्सपर्ट्स होगा। ये सारी चीज़ों के लिए 5% का एलोकेशन जो होता है वो बजट एस्टिमेट का 5% का एलोकेशन होगा। तो आपको याद क्या रखना है, एक मार्जिन मनी जो सब्सिडी में दी जाती है, और दूसरा 5% ऑफ एलोकेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो 5% है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। अब जो महत्वपूर्ण बात जो चेंज किया गया है वो ये सीट जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 जून 2022 से पहले पीएमईजीपी में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट था वो था फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। वो आप लोग जरा टाइप करके बता दीजिए, पहला वाला आप सभी लोग को याद है, क्योंकि आज भी कई साथियों ने टाइप किया कि सर हम जो है वो 25 लाख कह रहे हैं और सर्विस यूनिट में 10 लाख कह रहे हैं। तो इसी को आप देखिए 2 गुना कर दिया है ना। तो इसमें आप अगर आपको पुराने वाले याद हैं तो उसमें 2 गुना कर देंगे। हाँ, विशाल जी ने बढ़िया लिखा। तो आपने याद करने का क्या तरीका है, जो मॉडिफिकेशन किया है जो एग्जिस्टिंग यूनिट में, उसके जो प्रोजेक्ट कास्ट है उसको 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया, 2 गुना, है ना। आपने देखा कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट पहले 25 लाख था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया। और मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट का सर्विस यूनिट के लिए वो 10 लाख था, अब उसको 20 लाख कर गया। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो सब डबल डबल होगा तभी तो चलेगा, है ना शेखर दास जी। डबल इंजन की सरकार है तो सब डबल होगा। तो अभी जो है इस जो प्रोजेक्ट कास्ट को है अपग्रेड किया गया है। प्रोजेक्ट कास्ट फॉर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी 50 लैक्स, और सर्विस यूनिट के लिए जो प्रोजेक्ट कास्ट होगा वो 20 लैक्स होगा। तो यही चेंज है, और जो अभी आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और बहुत सारे जो आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा जो मॉडिफिकेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट पीएमईजीपी फर्स्ट लोन के लिए कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 50 लाख। और फॉर सर्विस यूनिट्स के लिए, सर्विस इंटरप्राइजेस यूनिट के लिए कितना है, 20 लाख, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट होगा 20 लाख। ये आपको सीट जो है याद रखना पड़ेगा, और जो पहले जो उनके लिमिट से उनको 2 गुना कर दिया गया। अब बात आती है बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन, या इसको मार्जिन कहते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के हैं, अगर बेनिफिशियरी जनरल कैटेगरी के हैं, तो जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट होगा। कितना होगा, 10% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। मतलब क्वांटम ऑफ फाइनेंस में भी 90% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, 10% जो है वो उनका मार्जिन मनी होगा, कंट्रीब्यूशन होगा बेनिफिशियरी का। और फॉर स्पेशल कैटेगरी जो है, जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन जो होगा 5% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट होगा। अब वो स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से बेनिफिशियरी आएंगे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन बेनिफिशरीज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और डिफरेंटली एबल्ड हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, और आपके जो बॉर्डर एरिया हैं, हिल एरिया हैं। तो ये इस यहाँ के जो कस्टमर होंगे वो स्पेशल कैटेगरी में होंगे, और उनके लिए जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होगा विल बी 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बेनिफिशियरी का, ये बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव किया गया है आपके जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस में बदलाव किए गए हैं। ये पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। अब बात करते हैं मैक्सिमम सब्सिडी की। मैक्सिमम सब्सिडी जनरल कैटेगरी में अगर वो अर्बन एरिया है तो 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, और रूरल एरिया है तो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। अगर स्पेशल एरिया है तो
स्पेशल जो कैटेगरी हैं तो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट और 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट अगर रूरल एरिया है तो ये दो तरह के मैक्सिमम सब्सिडी हैं। प्रोजेक्ट कास्ट तो आप देख लिए, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 50 लाख और सर्विस है तो 20 लाख। अब मैक्सिमम सब्सिडी जो दी जाएगी अगर जनरल कैटेगरी के बेनिफिशरीज हैं और अर्बन एरिया में रहते हैं तो 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट होगा। अगर जनरल कैटेगरी के आपके बेनिफिशरी हैं, रूरल जगह रहते हैं, प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है तो वो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट मिलेगा। और स्पेशल कैटेगरी में है जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है, ST SC OBC, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डिफरेंटली एबल्ड और हिली एरिया में है तो वहां पर अर्बन एरिया में है तो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट और रूरल एरिया में है तो 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट जो उनको मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा। अब ये जो सब सेकेंड लोन दिया जाता है, अब सेकेंड लोन कब दिया जाता है? अगर कोई पहले PMEGP लोन लिया है और स्टिपुलेटेड टाइम में वो अपना रीपेमेंट किया है और 3 साल में उसकी सब्सिडी एडजस्ट हुई है और सक्सेसफुल यूनिट है तो ऐसे यूनिट्स को मॉडिफाई करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। और इनका जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 1 करोड़ 100 लाख और सर्विस यूनिट के लिए 25 लाख। तो ये PMEGP सेकेंड लोन है, ये पहले भी इतना ही था, इसमें बदलाव नहीं किया गया। PMEGP फर्स्ट लोन में जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट फर्स्ट लोन में अभी 50 लाख हो गया है और सर्विस यूनिट के लिए 25 लाख हो गया। लेकिन सेकेंड लोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो 100 लाख 1 करोड़ एंड फॉर सर्विस यूनिट इट विल बी 25 लाख। अब जो सेकेंड PMEGP लोन है इसमें मार्जिन, सेकेंड PMEGP लोन में जो मार्जिन दी जाती है वो 10% ऑफ ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी में मार्जिन इसका 10% होगा। मतलब 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट कास्ट है तो 10 लाख रुपए जो है मार्जिन होगा। अब इसमें चाहे कोई भी कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, 10% मार्जिन। अदरवाइज फर्स्ट लोन में क्या होता था, जनरल कैटेगरी है तो 10% और स्पेशल कैटेगरी है तो 5%। अब यहाँ पर आती है सब्सिडी। सेकेंड PMEGP के लिए सब्सिडी जो होती है 15% ऑफ जनरल कैटेगरी, 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट फॉर जनरल कैटेगरी। तो मैक्सिमम सब्सिडी will be available under second PMEGP loan for the general category will be 15% of the project cost, and for the northeastern region and hilly area station the maximum subsidy will be 20% of the project cost under second PMEGP loan। तो जनरल कैटेगरी के लिए सेकंड PMEGP लोन में 15% प्रोजेक्ट कास्ट का मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेशन एरिया के लिए 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट मिलेगा। तो 15% और 20% ये सेकंड PMEGP लोन के बारे में है। अब कुछ अदर एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल से एबव 18 ईयर्स एज होना चाहिए, एनी इंडिविजुअल एबव 18 ईयर्स, तो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन should be at least 8th pass, 8th standard pass in case of the manufacturing sector project cost is above 10 lakhs and the service sector project cost is above 5 lakhs. So in case the project cost is above 10 lakhs in case of manufacturing units and the project cost is above 5 lakhs in case of service sector unit, then the beneficiary should be at least 8th standard pass, that is the educational criteria। कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठा रहा है उसका प्रोजेक्ट कास्ट 10 लाख से ज़्यादा है और सर्विस यूनिट बिठा रहा है तो उसका प्रोजेक्ट कास्ट 5 लाख से ज़्यादा है तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा 8वीं पास से ज़्यादा होना चाहिए जब 10 लाख से प्रोजेक्ट कास्ट ज़्यादा हो मैन्युफैक्चरिंग में, 5 लाख से प्रोजेक्ट कास्ट ज़्यादा हो सर्विस यूनिट में। और अगर 10 लाख से कम का मैन्युफैक्चरिंग में प्रोजेक्ट कास्ट है
तो एज सच कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी में ही कि जो पीएमईजीपी फर्स्ट लोन है, पीएमईजीपी फर्स्ट लोन है, इसमें जो स्कीम्स है ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट है। अगर पहले से कोई काम कर रहा है, हमारे शेखर दास जी मान लीजिए पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसी को पीएमईजीपी लोन दो, नया यूनिट्स होना चाहिए। सो फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी अवेलेबल फॉर द स्कीम अंडर पीएमईजीपी ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन स्पेशली अंडर द बेनिफिट ऑफ द पीएमईजीपी लोन। तो पीएमईजीपी लोन के तहत जो मार्जिन मनी सब्सिडी बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, वो ऐसे यूनिट्स को मिलेगा जो नए यूनिट्स हो, ओनली न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन। तो एक तो क्राइटेरिया है कि नए प्रोजेक्ट्स ही सैंक्शन दिए जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है कि माइक्रो यूनिट्स, इसमें माइक्रो यूनिट्स लोन दिए जाएंगे, माइक्रो यूनिट्स को ही इनमें फाइनेंस किए जाते हैं। अगली क्राइटेरिया है इनकम क्राइटेरिया। तो नो सच इनकम क्राइटेरिया, कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अगर वो पहले कुछ भी नहीं कमाता है तो भी आप ये यूनिट दे सकते हैं, क्योंकि एंटिसिपेटेड इनकम होगा। अगर आप 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया वहाँ लगा रहे हैं, तो लगाने पर जो आय होंगी वो एंटिसिपेटेड इनकम होगा। तो नो सच इनकम क्राइटेरिया, कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं रीपेमेंट का। तो रीपेमेंट विल बी फ्रॉम 3 to 7 ईयर, 3 साल से लेके 7 साल के बीच में रीपेमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रीपेमेंट पूछेगा तो आपका 7 साल होगा। तो रीपेमेंट विल बी विद इन फ्रॉम 3 to 7 ईयर। और मोरेटोरियम की बात आती है तो मोरेटोरियम एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन, बैंक के नीति नियमानुसार जो मोरेटोरियम दिए जाएंगे वो मोरेटोरियम यहाँ पर दिया जा सकता है। तो रीपेमेंट की बात करें तो 3 to 7 ईयर ये रीपेमेंट होगा। मैक्सिमम रीपेमेंट जो होगा वो 7 ईयर में होगा। अब बात करते हैं मिनिमम स्कोरिंग। तो जो कमेटी बैठती है डीआईसी में, केवीआईसी से ये जो नोडल एजेंसी है, तो डीआईसी से आपको ये प्रोजेक्ट जो हैं फॉरवर्ड किए जाते हैं रिकमेंडेशन के साथ कि ये युक्ति संगत लग रहे हैं, इनको फाइनेंस करने के लिए आपके पास प्रपोजल भेजे जाते हैं। तो उसके लिए एक रेटिंग करने पर मिनिमम स्कोर टू फॉरवर्डिंग द केसेस टू द बैंक फॉर गिविंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर पीएमईजीपी। तो प्रोजेक्ट अगर 10 लाख तक है तो मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए 50 out of 100। इफ प्रोजेक्ट इज अबव ₹10 lakhs देन मिनिमम स्कोर विल बी 60 out of 100 होना चाहिए। तो अगर 10 लाख तक का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 50 नंबर पा गया तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे आपके पास। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो मिनिमम जो नंबर है वो 60 होना चाहिए। तो ये आपके मिनिमम स्कोर है जो आप बैंक को जो है फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इसके सब्सिडी के लिए। तो जो सब्सिडी है, एलिजिबल सब्सिडी प्रोजेक्ट कास्ट का, अगर वो जनरल कैटेगरी का है, अर्बन है, रूरल है, अलग अलग जगह जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी जो है बैंक को 24 घंटे जैसे ही मिला, बैंक को सब्सिडी मिलते ही उसके 24 घंटे के अंदर फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखना होता है। द सब्सिडी received from the nodal agency will be kept as term deposit receipt within 24 hours of its receipt। जब वो रिसीव हो गया तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको एफडी बनाकर रखना है, और नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द सब्सिडी। जो टर्म डिपॉजिट रिसीट है उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ जिस दिन से आपको सब्सिडी मिली है, एफडी रखे हैं, उस दिन से लोन में भी उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट जो है आप अप्लाई नहीं करेंगे। और लॉक इन पीरियड जो है इसका 3 ईयर्स है। मतलब उस सब्सिडी को जो हितग्राही के बेनिफिशियरी के अकाउंट में जमा करने का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 ईयर्स है। 3 साल के बाद ही उसके खाते में, लोन अकाउंट में उसको जमा करने होते हैं। अगर 3 साल से पहले जमा करना है, खाता एनपीए हो गया जिनाइन रीजन से, जिनाइन रीजन से एनपीए हो गया तो आप उसको जमा कर सकते हैं। अगर जिनाइन रीजन से एनपीए नहीं हुआ, मान लीजिए उसमें लैप्सेस हैं बैंक की तरफ से, तो वो सब्सिडी का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। वो सब्सिडी वापस नोडल एजेंसी को भेजना होता है। तो ये सब्सिडी का जो है ये रूल है कि अगर वो
बोरोवर की वजह से एनपीए हुआ है तब उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जेन्युइन रीजन से एनपीए हुआ है तो इस्तेमाल करेंगे। अगर बैंक की कुछ त्रुटि की वजह से, रॉन्ग प्रोसेस की वजह से वो एनपीए हुआ है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको वापस करना होगा। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसमें ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये सभी दे सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, इसको सिड भी कहते हैं, वो भी इसको दे सकता है। इसमें मार्जिन मनी असिस्टेंट, और इसमें जो कमेटी आप जो फॉरवर्ड करती है वो कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सिडी ज़्यादा होती है स्पेशल कैटेगरी के लिए। रूरल एरिया सर्टिफिकेट लिया जाता है, और रूरल एरिया गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन के आधार पर रूरल एरिया उनको ग्रामीण स्तर पर लिखाया गया है और अर्बन एरिया लिखा गया है, उन्हीं के आधार पर उनकी जो है उनको सर्टिफिकेट लिया जाता है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम की सर्टिफिकेट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट, और जो भी उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट है लेके इसको फाइनेंस किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो मुख्य बात होता है कि इसके जो चेयरमैन होंगे इस कमेटी के, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती है, डीएलएमसी जिसको बोलते हैं, ये मॉनिटर करते हैं ये पूरे स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को। और उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और या कलेक्टर होते हैं वहाँ पर, है ना। फिर आपके जो होते हैं वाइस चेयरमैन होंगे वो जिला पंचायत या जो डीआरडीए के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो डेवलपमेंट रूरल जो एरिया के होते हैं, या लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसके मेंबर होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ केवाईसी और अदर मेंबर बैंक के होते हैं। ये कमेटी बनती है और ये कमेटी में इसको रेटिंग की जाती है प्रपोजल को, और फिर बैंक को भेजा जाता है। तो ये जो है आज के सेशंस में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन की बात किए हैं पीएमईजीपी में, और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो 13 मई 2022 को मिनिस्ट्री से ये अप्रूव किया गया और 1 जून 2022 से ये लागू किया गया है। तो एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, इंडिया के ग्रोथ के लिए, और इस पर जो है सरकार लगातार काम कर रही है, नई योजनाओं को प्रोत्साहित दे रही है, और ग्रामीण और जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को उत्पादन और सेवा के क्षेत्र में आगे आने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर उपभोक्ता इसी से जुड़े होते हैं, रोजगार के अवसर भी सबसे ज़्यादा इसी में मिलने की संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए इस सेक्टर में नई योजनाओं को लाया जाता है और उनमें सरकार के द्वारा मदद की जाती है मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पे, या अवेयरनेस कैंप के तौर से, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम के तौर पे फाइनेंशियल असिस्टेंट देके एक अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। तो उस दृष्टि से ये योजना जो है काफी महत्वपूर्ण है, और विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये योजना तो इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सरकार द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया, इसको मूर्त रूप में देने की जवाबदारी आपकी है। तो इसलिए आपको इसके गहन अध्ययन की जरूरत है। बॉरोवर सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी वहाँ पर फिट बैठती है कि नहीं बैठती है, उसकी जो कंडीशनल फिजिबिलिटी सही बैठती है कि नहीं बैठती है, उसकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी सही बैठती है कि नहीं, फिर उसकी सस्टेनेबल फिजिबिलिटी है कि नहीं। आप सोचिए 50 लाख रुपए आप दे सकते हैं इस योजना के तहत, और जिसका आपको 35% तक स्पेशल कैटेगरी में सब्सिडी भी मिल जाएगा। लेकिन जिस चीज का उत्पादन वहां पर हो रहा है उसकी मार्केटेबिलिटी किस तरह से है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल कैसे पूरा होगा, ये तमाम चीजों पे अध्ययन करने की जरूरत है। और इंडस्ट्री और भी जानकारी आपके अंदर होगा तो आप निर्णय ले पाएंगे कि किस यूनिट्स को आपको फाइनेंस करना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, इसको मूर्त रूप में पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। इसीलिए विश्वास जितना बड़ी बात नहीं, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। एक यूनिट की शुरुआत करके उसको सफल बनाना, पीएमईजीपी 1 जहां 50 लाख तक मैक्सिमम दे सकते हो, उसको स्टिपुलेटेड टाइम में बंद कराना,
फिर नोडल एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनसे जॉइंट इंस्पेक्शन करना, उस यूनिट को जो है सस्टेनेबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है लेके उसका कैश जो है ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करना, ताकि आपकी ईएमआई पे करे। ये तमाम जो है जिम्मेदारी आपके साथ रहती है, इसलिए आपको अध्ययन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी साथी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और जो है आगे कल नए सेशन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। हाँ जी शेखर जी। सर गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग जी। तो कौन सी बात आज ध्यान रखने वाली बात हुई आज के सेशन में? महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन कौन सी बात हुई? शेखर जी। हाँ, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो लिमिटेशन जो मैं बढ़ाया उसी के बारे में हमको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। जो 50 लाख हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो 50 लाख हुआ, और सर्विस सेक्टर में जो 20 लाख हुआ है, वही बदलाव नजर आया मुझे। हाँ, तो महत्वपूर्ण बात आपने बताई शेखर जी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो फर्स्ट लोन है उसकी प्रोजेक्ट कास्ट में बढ़ोतरी की गई है। 50 लैक्स उसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट, और सर्विस सेक्टर में उसका प्रोजेक्ट कास्ट 20 लैक्स। ये जो है मेजर चेंजेस हुआ है ना। लेकिन हाँ। एक इस चेंज होने के लिए आपको बहुत सारे सवाल वो पूछ सकता है, मैक्सिमम सब्सिडी भी पूछ सकता है ना। वो टर्म्स में तो हाँ। मैक्सिमम सब्सिडी 35% है, अमाउंट में मैक्सिमम सब्सिडी है, वैसा पूछ सकता है। ये तमाम चीजें पूछ सकते हैं। जहाँ साहब आपको कैसा लगा सेशन, कौन सा चीज अच्छा लगा इसमें? बढ़िया लगा। एक अच्छी बात इसकी जो है, इसमें 4 लाख एंटरप्रेन्योर्स यूनिट्स को फाइनेंस करने की बात की गई है, और एक यूनिट से कम 8 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरीके से जो है उन प्रोजेक्ट जो रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, और उसी के तौर पे ये जो है फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 13,554.42 करोड़। हाँ जी शंकर जी, आप बताइए कैसा है प्रोजेक्ट? सर सही? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। सर मैं कल एक टेस्ट दे रहा था, उसमें मुझे क्वेश्चन मिला था कि पैन कार्ड कितने न्यूमेरिक नंबर का होता है। हम्म। वो क्वेश्चन मैंने पता नहीं क्या ऑप्शन डाल दिया, उसका आंसर मुझे वापस वो मिला ही नहीं है। अच्छा, आंसर 10 क्या था? 10 अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा 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 न्यूमेरिक। न्यूमेरिक अल्फा। यस 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 सर। अल्फा लेकिन न्यूमेरिकल। उसका हम्म। यस सर, लेकिन उसका सर आंसर नहीं क्लियर हो रहा कि क्या आंसर क्या बनेगा उसका। ऑप्शन था ना अल्फा न्यूमेरिकल वहां पर। अल्फा न्यूमेरिक हाँ, और अल्फा न्यूमेरिक कुछ। होता है। एक्चुअल में क्या हाँ होता है, जो पैन कार्ड होता है वो नंबर्स में भी होते हैं, लेटर्स में भी होते हैं, इसलिए वो यस उसका सर। फॉर्मेट होगा अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है। सर अच्छा उसमें उसमें जो दे रखा था ना सर, हाँ उसमें 5 फिगर पहले जो होता है अल्फा अल्फा में होता है, और उसके बाद में 4 फिगर जो होता है न्यूमेरिक होता है, फिर लास्ट में 1 फिगर जो होता है वो अल्फा में होता है। तो हाँ। उसका और आंसर दूसरा था सर। अल्फा न्यूमेरिक अल्फा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल 10 उसमें दिया डिजिट का था, होता उसमें है। दिया था। पैन और, कार्ड में। हाँ बताइए शंकर जी। और सेकेंडली सर जो नहीं, अपना दूसरी डीआरटी है। बात ये जो पैन कार्ड की बात कर रहे हैं, ये पैन कार्ड इज ए 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर। पैन कार्ड इज 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर अल्फा इशूड बाय, न्यूमेरिक एंड अगेन अल्फा। हाँ, बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इसको जो है किसी तरीके से पूछा होगा सवाल, मुझे मेरे सामने सवाल नहीं है, बाकी अल्फा न्यूमेरिकल में टिक लगाए होंगे तो सही होगा। और पूछिए शंकर जी, क्या बात थी? तो सेकेंडली ये है कि जो डीआरटी में 180 डेज का डिसीजन देने का पीरियड है डीआरटी में, तो डीआर80 में कितना है सर? डीआरटी में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। डीआरटी में क्या है, उसका एक टाइम लिमिट 180 डेज ये रखा गया है कि अगर कोई भी केस डीआरटी एडमिट करता है तो 180 दिन के अंदर उसका समाधान हो जाना चाहिए। लेकिन डीआरटी में क्या है, जैसे ही फैसला मिला, फैसला आने के 30 दिनों के अंदर वो डीआरटी जा सकते हैं। लेकिन डीआरटी के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं दिया गया है उसमें, और नहीं एग्जाम में आएगा, नहीं आज तक ऐसा कोई सवाल आया है।
सर एक सवाल था, DRAT में जो जिस डिसीजन पे अगर कोई बोरोवर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो एक जगह मैंने देखा था, तो वो RBI के डिप्टी गवर्नर के पास अपील कर सकते हैं। ये पार्ट कुछ थोड़ा सा क्लियर कर देते तो अच्छा था। नहीं, DRAT के बाद डिप्टी गवर्नर में अपील करने के लिए जो कॉलम दिया गया है वो किसमें देखा है आपने? कुछ शायद कोई किसी बुक में देखा है, एन या मुरुगन, इसी बुक में पढ़ा है मैंने। वो ऑप्शन DRAT केस में DRAT के अपील के बाद खारिज हो जाता है, और उसमें ये दिया है कंसल्टेंसी के लिए वो डिप्टी गवर्नर के पास जा सकते हैं, लेकिन वो अपील नहीं है, वो कंसल्टेंसी है। और आज वो सारा जो DRAT ने फैसला किया उसी में ही एग्री हो जाता है, वो ऑप्शन को हटा लीजिए। और इतना डीप जो प्रमोशन एग्जाम के लिए हमको जो इतना डीप जाने के लिए DRAT वगैरह में सिर्फ इतना बात याद रखिए कि कितने दिनों में DRAT जा सकता है। ठीक है, नॉलेज के लिए आपका अच्छा है कि आप DRAT केस में जब जाएंगे डिटेल केस स्टडी करेंगे तो उसमें जरूर बता देंगे हम लोग, जो अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो। लेकिन DRAT से 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। DRAT में मिनिमम केस कितना मिनिमम जाता है DRAT में? क्लेम कब कर सकते हैं DRAT में, कितना होना चाहिए? Above 20 lakhs। 20 lakhs, ठीक, 25, 20, हाँ 20 lakhs। दूसरा क्या है, DRAT में जो अपील की जाती है DRAT को, वो कितने दिनों में फैसला मिलने के? 30 days। ठीक है, और ये 2 सवाल पॉपुलर सीरीज के हैं। बाकी जो आप और सवाल कर रहे हैं केस स्टडी में, वो JIB CIB में और दूसरे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो वीडियो में बताया गया है उतनी चीजों को ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना? ओके। तो यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ, एक चीज जो अभी मैं MSME के लिए बता रहा था आपको, कि ये जो 13,554 जो आपका 0.42 करोड़ का जो आउटले रखा गया है, ये 5 साल के लिए रखा गया है। और ये जो है आपको प्रमोशन एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है कि कितना फाइनेंशियल आउटले बजट में इन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। हाँ जी सौरभ जी, सौरभ जी बताइए। हाँ जी सर, ये पूछ रहा कि जो अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपील वाला सेक्शन पढ़े थे कि अपील विद 30 डेज होना चाहिए, क्या वो सभी फोरम 30 डेज होगा कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में भी 30 डेज है और स्टेट से नेशनल में और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट सभी में 30 डेज? सभी में 30 डेज है। और सर ये पूछना था, अभी ने पढ़ाया इसमें 400 यूनिट वाला जो कोई बताया आपने, कि अपन 400 यूनिट को सेंड करेंगे, ये विद इन 3 ईयर प्लान करेंगे कि ये 1 साल का प्लान है? ये मैं बता रहा हूँ कि जो आउटले दिया है 13,554.42 करोड़ का, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है PMEGP के लिए, पूरे 5 साल के लिए, 2021-22 से लेकर 2025-26, ताकि इस पूरे 5 साल में 4 लाख प्रोजेक्ट जो है सेटअप किए जाएं, 4 लाख प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएं विथ क्रिएशन ऑफ 30 lakhs एम्प्लॉयमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर यूनिट। तो ये जो 4 लाख प्रोजेक्ट इन एडिशन टू 1000 यूनिट्स विल बी इन ईच फाइनेंशियल ईयर, और हर फाइनेंशियल ईयर में 1000 जो है मॉडिफिकेशन के लिए, जो PMEGP 2 लोन के लिए 1000 दिया गया। ठीक है, क्योंकि भाई मान लीजिए आप ज्यादा, आप इसलिए देखे होंगे एक ब्रांच शाखा को 2 या 3 टारगेट दिए जाते हैं, कई बार तो जिले में भी 2-3 टारगेट देंगे। क्यों? क्योंकि सब में तो मार्जिन मनी सब्सिडी गवर्नमेंट को देना है ना, और उनका आउटले रखा है, उन्हें बजट रखा है, और वो बजट के आधार पर वो पूरे देश को देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, और पूरे देश के तरफ उनका टारगेट बांटेंगे, ताकि ये जो 13,554 करोड़ का और ये जो 4 लाख प्रोजेक्ट जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रखा है, वो उनको जो है बंटवारा करेंगे, तब वो बराबर होगा। आप एक हिसाब से देख लीजिएगा ना, 4 लाख प्रोजेक्ट में मैक्सिमम लोन के हिसाब से हमारे शेखर जी कैलकुलेटर चला के एक बार देख लेंगे अभी सेशन जब समाप्त होगा, कि 4 लाख प्रोजेक्ट और मैक्सिमम 50 लाख और के हिसाब से बना के देख लीजिएगा बजट कैसे होता है, उतना ही होगा। और 1000 यूनिट्स पर फाइनेंशियल ईयर, नए मॉडिफिकेशन में तो उसको 1 करोड़ मान के चलेगा, और 15% के हिसाब से देखिएगा तो 5 साल में कितना, 5000 यूनिट का प्रोजेक्ट कास्ट और सब्सिडी मिला के टोटल लगाइएगा, उतना आएगा फाइनेंशियल आउटले मैक्सिमम पे।
तो चलिए आज के सेशंस में यहीं समाप्त करते हैं, और आप जो है ये नए मॉडिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। और अभी मैं एक और वीडियो आपको दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है, अभी तो रात बाकी है, अभी रात बाकी है, पढ़ाई का साथ बाकी है, और तब तक पढ़ते रहेंगे क्योंकि सफलता की बात बाकी है। तो जब तक सफलता न मिल जाए तब तक पढ़ते रहेंगे। और हमारे शंकर जी तो बोल रहे हैं सर उसके बाद भी पढ़ेंगे, हैं उसके बाद भी बात बाकी है, क्योंकि उसके बाद मुलाकात भी बाकी है। सर ये तो कि ऐसा हो जाता कि आप एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करा देते, क्या हॉट टॉपिक है जो अपने को हाँ अभी देता हूँ। अच्छा है आपने याद दिला दिया, अभी तुरंत मैं अभी देता हूँ हॉट टॉपिक्स किसको पढ़ना है, अभी तुरंत वीडियो आपको देता हूँ, उसमें सारा मैंने बताया क्या क्या हॉट टॉपिक है पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल नए सूरज के साथ, नई रोशनी के साथ, नई उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, नए तरंग के साथ, और आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरों के संग के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।